न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंस का दर्जा इस देश में फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को दे रखा है। जैसे भी कुछ समय पहले कुछ यूट्यूबर्स ने चीनी पर वीडियो बनाई थी। आई एम टॉकिंग अबाउट शुगर। ये व्हाइट पाउडर जो रिसर्च के हिसाब से कोकेन से भी ज्यादा एडिक्टिव। शुगर के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि आप इससे ठीक उसी तरीके से एडिक्टेड हो सकते हो जिस तरीके से लोग ड्रग्स से एडिक्टेड होते हैं। 2017 की एक स्टडी ने शुगर एडिक्शन को कोकेन एडिक्शन से कंपेयर किया। इन वीडियोस ने बताया कि चीनी ड्रग्स या पॉइजन से कम नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों को इन यूट्यूबर्स ने चीनी के नेगेटिव इफेक्ट से एजुकेट करा। लेकिन बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि ये कंटेंट क्रिएटर्स कुछ काम का नहीं बता रहे हैं, बस तुम्हें धमका रहे हैं। ये लोग जो रिसर्च स्टडी कोट कर रहे हैं, इनमें से किसी ने भी ये एक्चुअल रिसर्च ना वीडियो में दिखाई है ना खुद पढ़ी है। मैंने भी जब इस वीडियो के लिए इन क्रिएटर्स के द्वारा दी गई रिसर्च को स्टडी करा तो पता चला कि ये शुगर एडिक्शन की रिसर्च चूहों पर करी गई थी, इंसानों पर नहीं। और नीचे ये भी लिखा था कि एक आर्टिकल ने क्लेम करा है कि इंसानों में शुगर कोकेन से ज्यादा एडिक्टिव है। इस बात का कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वीडियोस में व्यूअर्स को हुक करने के लिए या अपने पास अच्छी मेडिकल क्वालिफिकेशंस ना होने की वजह से ऐसी गलती हो जाती हो। तो इसीलिए अलग अलग टॉपिक्स पर लोगों को एडवाइस देने के लिए एक्सपर्ट्स बुलाने में सबसे आगे आता है इंडिया का स्मार्टेस्ट पॉडकास्ट, जहां सिंपल प्रॉब्लम जैसे पिंपल आना स्ट्रेस की वजह से कैसे हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन करा गया। Where do we begin this pimple topic, especially from an organics Ayurvedic perspective? मगर फिर डॉक्टर एबी फिलिप्स, जो इंटरनेट पर द लिवर डॉग के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने साफ शब्दों में बड़े अच्छे से एक एक पॉइंट को झूठ साबित कर दिया। जैसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन एड्रेनालिन होता है, कॉर्टिसोल नहीं। या फिर सीआरएच कॉर्टिसोट्रोपिन रिलीज हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल रिलीज नहीं। और सीआरएच पिंपल को इनिशिएट नहीं करता बल्कि वो पिंपल की सिचुएशन को और खराब करता है। ऐसे ही ऑलमोस्ट हर सेंटेंस उस क्लेम में करेक्ट करा गया। आजकल तो हर तरह का पॉडकास्ट, इंटरव्यू वीडियोस, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस हेल्थ और फिटनेस देने की एडवाइस में डूबे हुए हैं। और इस वीडियो के लिए भी जब मैंने दो एक्चुअल फिटनेस एक्सपर्ट से बात करी, सलेहा जो कि एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है एंड चिराग जो पीएफसी क्लब के फाउंडर हैं, तो मुझे पता चला कि सोशल मीडिया पर प्रोटीन पाउडर, वेजिटेरियन डाइट, नॉन वेजिटेरियन डाइट, हर्बल ड्रिंक, सप्लीमेंट्स और यहाँ तक कि स्टेरॉइड्स और उसकी साइकिल कैसे चलाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में इंटरनेट पर भर भर कर झूठा ज्ञान बांटा जा रहा है। एंड सिर्फ एडवाइस ही नहीं, लोग इन्फ्लुएंसर से हेल्थ प्रोडक्ट्स तक खरीद रहे हैं बिना जाने कि वो प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा है या नहीं, इन्फ्लुएंसर के पास वो एडवाइस करने की क्वालिफिकेशंस है या नहीं। इंच लॉस के लिए, बॉडी को शेप अप और टोन अप करने के लिए तो 1 चम्मच पीना है एवरी सिंगल मॉर्निंग उठ के। यहाँ पे बहुत ज्यादा चर्बी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फैट जमा हुआ है, लव हैंडल्स हैं, बाइसेप्स मोटे हैं, थाइस मोटी है, डबल चिन है। 1 चम्मच पीना है हर रोज सुबह उठ के। इससे आपकी बॉडी टोन अप होती है, आपको इंच लॉस होता है। एंड ये तो कुछ बहुत बेसिक ऊपर लेवल के एग्जांपल थे। इस वीडियो में तुम्हें ऐसी ऐसी बातें जानने को मिलेंगी फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में जो मुझे पता चली इस वीडियो की रिसर्च करते हुए तो मेरे भी होश उड़ गए। जैसे सबसे बेसिक पर सबसे हार्मफुल चीज की तुम्हें कैसे कंफ्यूज करा जाता है तुम्हारी फिटनेस और डाइट को लेकर। Anybody can go on the internet and give advice today because you again want that short, quick result. So that is the problem with people generally taking advice from the wrong sources. There are more influencers diagnosing cancer than actual oncologists. इस तरह की फियर मॉन्गरिंग वाली रील से डरे नहीं। प्रोटीन की कंजम्पशन के अराउंड फियर मॉन्गरिंग कैसे होती है? इंडिया की प्रोटीन और डाइटरी हैबिट्स के पीछे असली कारण क्या है? And they get into depressive state and continuously low calories पे लेकर they try to achieve that thing which is non-achievable. 16-17 साल के बच्चे स्टेरॉइड्स लेना क्यों शुरू कर देते हैं? उन्हें इस काम के लिए इन्फ्लुएंस कौन करता है? एंड अचानक से हमारी आंखों के सामने फिटनेस का मतलब कैसे चेंज होता चला गया? सोशल मीडिया में सब कुछ ये कि तुम इतने साल से मेहनत कर रहे हो तो तुम्हारा फिजिक तो एक मॉडल के जैसे होना चाहिए, प्रॉपर एब्स होने चाहिए, डाइट्स होनी चाहिए, एक वी शेप फिगर होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि सोशल मीडिया पर फैल रही ये फिटनेस, डाइट, एब्स, एस्थेटिक बॉडी की नॉइज से तुम्हें कैसे बचना है। इसीलिए अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज तुम्हारी हेल्थ की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है एंड ये वीडियो शायद तुम्हारी आंखें खोल दे। हम ऐसे डीप डाइव वीडियोस पॉप कल्चर पे, सोशल इश्यूज पे हर हफ्ते तुम्हारे लेके आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी मेहनत अप्रिशिएट करते हो तो वीडियो को लाइक करो। एंड आओ तुम्हें समझाते हैं कि कैसे तुम्हें तुम्हारी ही फिटनेस और डाइट के बारे में गुमराह किया जाता है। इससे पहले तुम ये बताओ क्या खाना अच्छा है और क्या बुरा है, कौन सी मेडिसिन अच्छी है या बुरी है,
उससे पहले तुम्हें अपनी क्वालिफिकेशंस बताना जरूरी है। ये कहना था सेक्रेटरी टू द इंडियन गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स रोहित कुमार सिंह का। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की वैल्यू $12 बिलियन है एंड 2026 तक ये 28 बिलियन होने वाली है। एंड ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इन्फ्लुएंसर से लेकर सेलिब्रिटीज तक सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, टीवी पर, मूवीज में तरह तरह के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते और अनरियलिस्टिक बेनिफिट्स क्लेम करते तुम्हें मिलेंगे। लेकिन इतने बड़े क्लेम्स करने से पहले इन इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है तो सिर्फ एक ट्रिगर की। एंड अक्सर इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज अपनी ऑडियंस को ट्रिगर करने से पहले दो तरीकों का यूज करते हैं। पहला है सपने बेचकर। जैसे भी कुछ समय पहले बॉडी बिल्डर्स, इन्फ्लुएंसर, यहां तक कि टाइगर श्रॉफ जैसे सेलिब्रिटीज को यंग अडल्ट्स में शीला जीत जैसे एक हर्ब को प्रमोट करते हुए पाया गया, ये कहते हुए कि शीला जीत यूज करने से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट मिलता है, मसल ग्रोथ में हेल्प मिलती है और जिम में परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। लेकिन बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा ये क्लेम साफ इनकार कर दिए गए हैं। लोगों को पता है काम नहीं करती है, इसके बारे में कोई रिसर्च भी नहीं है, बट स्टिल दे एंड अप प्रमोटिंग इट बाय सेइंग कि इससे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, इससे आपको एनर्जी आ जाएगी, एंड देयर इज नो वे टू प्रूव इट कि ऐसा नहीं हुआ। उनके मुताबिक शीला जीत जैसी हर्ब्स पर ऐसी कोई स्टडी हुई ही नहीं है कि ये प्रूव करा जा सके कि ये हर्ब्स यूज करने पर तुम्हें एक्सेप्शनल रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे ही बहुत बड़ा क्लेम पिछले साल तक अल्कलाइन ब्लैक वाटर का था। ब्लैक वाटर को तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे मलाइका अरोड़ा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या के थ्रू प्रमोट करते हुए देखा गया था, ये कहते हुए कि ये वाटर बॉडी की एसिडिटी हटाता है, बेटर हाइड्रेट करता है और यहाँ तक कि कैंसर से भी लड़ने में हेल्प करता है। बट इसके पीछे भी कोई रिसर्च, कोई स्टडीज नहीं थी। तो जब भी लोग बोलते हैं कि आप कुछ खाना खा लीजिए या कुछ पानी पी लीजिए जिससे कि आपकी बॉडी की पीएच ऑल्टर हो जाएगी, तो वो सरासर गलत है। वैसा नहीं हो सकता, आपकी बॉडी वैसा उन्हें ही नहीं देगी। All water is alkaline. Honestly, it's just an expensive way to drink water. In fact, you should not drink water from these plastic bottles. There's a study that came out and it said that the most common source of microplastics in us right now is from plastic water bottles. So as long as you're having water which is good filtered water, it's okay. It's just an expensive way otherwise. एंड ऐसे ही प्रोडक्ट्स बेचने के लिए दूसरा ट्रिगर होता है फियर मॉन्गरिंग। एग्जांपल के तौर पर फूड फार्मर को लेते हैं। ये एक बहुत वेल रिनाउंड इन्फ्लुएंसर हैं जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया में उन कंपनीज की मार्केटिंग को, उनके प्रोडक्ट्स को अकाउंटेबल ठहराने का, जो अपनी मिसलीडिंग मार्केटिंग से लोगों को खराब क्वालिटी का खाना बेच रही है। लेकिन उनका तरीका भी बहुत बार फियर मॉन्गरिंग का होता है। जैसे इस ग्लूकॉन डी वाली वीडियो में उन्होंने बताया कि ग्लूकॉन डी में शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा है जो लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। Grams of Glucon-D, they have 92% sugar. A 200 ml glass of Glucon-D has 32 grams of sugar, which is nearly 8 teaspoons of sugar. Yes, Glucon-D has approximately 50% more sugar than Coke. If that is not enough, they also say Jeet ka dam har din. Jeet ka dam har din. I don't know why all these brands use Jeet in their tagline. Of course, they use har din because they want you to have this every day. लेकिन इसके रिस्पॉन्स में डॉक्टर भाग्य, जिन्होंने न्यूट्रिशन में पढ़ाई करी है, उन्होंने बताया कि ग्लूकोज के प्रोडक्ट में जो लिटरली शुगर होता है, काफी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो उन लोगों को हेल्प करती हैं जिनमें शुगर की कमी होती है। A separate note, you get this product in medical shops. मेडिकल शॉप्स पर इसलिए मिलता है क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज पेशेंट के लिए, क्योंकि उनके शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। सो ग्लूकॉन डी कैन प्रिवेंट हाइपोग्लाइसेमिक शॉक्स इन डायबिटीज पेशेंट। एंड ग्लूकॉन डी जैसे प्रोडक्ट्स आम इंसान रोज कंज्यूम नहीं कर सकते। प्रॉब्लम तब है जब आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और आप एसी में बैठ के इसको पिए जा रहे हो, बट ऐसा कोई करता नहीं है क्योंकि ये हाइपर पैलेटेबल नहीं है। इसको आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पी ही नहीं सकते। लेकिन जैसा सलिया ने बताया, ये भी कंसिडर करा जाना चाहिए। If someone is telling you you're having a lot of chini, you should not have that. Sugar is dangerous for you. The advice is coming from that a right place. How you are taking that advice and how that advice is given is what matters. You have to pick and choose the right advice. You have to see what works for you and incorporate accordingly in your lifestyle. कि इन्फॉर्मेशन किस तरह से बताई जा रही है वो समझना जरूरी है ताकि तुम ये जान सको कि वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें लेनी भी है या नहीं। एंड जैसा मैंने कहा, फूड फार्मर तो एक अच्छा एग्जांपल है जो चेंज लाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए शुगर मत कंज्यूम करो, उनकी ये एडवाइस एक राइट इंटेंट से आ रही है। लेकिन उसके अलावा ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो तुम्हें सिर्फ ये बताएंगे कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए और तुम्हारे खाने में, तुम्हारे डाइट में, तुम्हारी हैबिट्स में क्या कमी है। Because it sells. It's as simple as that.
You have to sell a product. The brand pays you to promote a product. You'll go ahead and promote the product. There'll always be a disclaimer that, I'm not asking you to take it. I'm advising that this is good. It is at your discretion whether you should take it or not. You consult your doctor. But then वो caption में इतना नीचे होता है that nobody is going to read it. You'll be like, oh, my favorite influencer is, promoting this. I'm going to go and purchase this. It will help. It's not individualized advice to you. It is a general advice, and probably that product is a great product. But whether that product is a right fit or not for you is something that is very individualized, and only your healthcare practitioner can tell you that after studying everything for you. जैसा चिराग ने बताया कि सप्लीमेंट्स या फिर डिटॉक्स प्रोडक्ट जैसी चीजें या तो कुछ फायदा नहीं देती या फिर उल्टा नुकसान कर जाती हैं। So nowadays they are promoting shortcuts for fat loss. ये सबसे ज्यादा बिकता है इंटरनेट पे कि आप सुबह ये वाली ड्रिंक पी लो, इससे आपका 1 महीने में 8 किलो कम हो जाएगा। They don't care and they never talk about rest of the diet कि अब बंदा दिन भर में क्या कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं। एंड पीपल गेट इजीली फूल्ड बिकॉज उनको भी एक इजी वो चाहिए कि मैं एक ड्रिंक पी लूंगा उससे सब चीज़ ठीक हो जाएगी। ये एक सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है मार्केट में। दूसरा, दीज पीपल स्टार्ट गिविंग डिटॉक्स फॉर्म ऑफ डाइट्स जिससे क्विकली वेट लॉस तो हो जाता है बट यू फेस मसल लॉस एज वेल। 30 दिन के अंदर आप 8 किलो कम तो कर लोगे बट इट विल स्टार्ट शोइंग ऑन योर एनर्जी लेवल्स। पूरा मसल मास खत्म हो जाएगा, स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। Then what's the point of that weight loss? जबकि उन्हें नेचुरल के नाम पर हेल्दी से कोरिलेट करके बेचा जाता है, इस तरह से डराते हुए कि हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं जिनको ये प्रोडक्ट्स क्लियर कर देंगे। लोगों को समझ नहीं आता ना, नेचुरल डजंट मीन सेफ। वो नेचुरल है इसका ये मतलब तो है ही नहीं कि वो सेफ हो गया, बट मार्केटिंग वैसे ही होता है, नेचुरल बोल बोल के बिक जाता है। ऐसे ही काफी बार बहुत सारे प्रोडक्ट जो काम के होते हैं, ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, फियर मॉन्गरिंग की वजह से गलत लाइट में आ जाते हैं। जैसे इनफेमसली TRS पॉडकास्ट में आयुष्मान खुराना ने बिना किसी फैक्ट, बिना किसी रिसर्च के बड़े कॉन्फिडेंस से ये कह दिया था कि 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में 3 साल लगते हैं। I used to take a lot of protein supplements, but later I realized that they are not good for health. Even protein shakes are really bad. Like, can you elaborate? It takes 3 years to digest 1 scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. So anything which is processed, which is manufactured, which is advertised, is not right. बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट ने उनके इस क्लेम को आके स्लैम करते हुए बोला कि वे प्रोटीन तो ह्यूमन बॉडी में सबसे आसानी से डाइजेस्ट होता है, एग वाइट से भी तेज। सर आप क्या कह रहे हैं? आर यू इनसेन? 3 साल लगते हैं एक स्कूप वे प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में। बहुत ही मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस आज तक कोई ऐसा नेचुरल फूड भी नहीं है जो वे प्रोटीन से तेज डाइजेस्ट होता है। वे प्रोटीन नंबर 1 पे है इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन, उसके बाद अंडा आता है। ऐसे ही वे प्रोटीन को डिमोनाइज करते हुए तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट जैसे सत्तू, मास गेनर्स, फैट बर्नर्स को प्रमोट करा जाता है और लोग इन्फ्लुएंसर्स की बात मानकर इन पर शिफ्ट भी हो जाते हैं बिना कोई रिसर्च करे। इसका उल्टा भी होता है कि तुम्हें कितना प्रोटीन खाना चाहिए अपनी बॉडी में जनरलाइज कर ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स बस स्क्रीन पर टेक्स्ट डालकर बता देते हैं कि हमारी बताई हुई डाइट खाओगे तो इतना प्रोटीन तुम्हारा हो जाएगा। उसके पीछे की साइंटिफिक बैकिंग, डेटा, रिसर्च, बायो अवेलेबिलिटी और बायो इंडिविजुअलिटी जैसे साइंटिफिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को 100% इग्नोर करते हुए। The problem is that you might eat 5 scoops of protein in a day. You might eat 20 eggs in a day. But is your body assimilating it? Is your body digesting it? Your body can only digest a certain amount of protein which it needs. The rest of it, it all excretes it out. Like you said, people are saying have 200 grams of protein. It puts that excess stress on your kidneys. The correct term would be to abuse the information, whether it is with steroids, whether it is with protein powders, whether it is with fat burners or supplements likewise. It is an industry which abuses it and does not use it the correct way. इसी तरह हाल ही में एक स्टडी रिपोर्ट करी गई सेल्फ फंडेड जहां 36 इंडियन वे प्रोटीन ब्रांड्स को टेस्ट करा गया और उस स्टडी में ये पाया गया कि 70% मिसलेबल्ड है और 14% में हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं, जिनमें से बिग मसल्स और एम्वे को वर्स्ट ब्रांड और वर्स्ट प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट बताया गया।
और प्रोटीन एक्स, एंश्योर और बी प्रोटीन को वर्स्ट ब्रांड्स में माना गया है जो खुद को बहुत अच्छे से एडवर्टाइज करते हैं। लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट का मानना यह था कि इस स्टडी ने कई तरीकों में मिस इन्फॉर्मेशन को और फैला दिया है। पहली बात तो ये कि ये 70% इंडिया के सारे प्रोटीन ब्रांड्स नहीं बल्कि चूज करे गए 36 ब्रांड्स में से था। लेकिन जब स्टडी पब्लिश हुई तो दिखाया ऐसा गया कि इंडिया में मिलने वाले 70% प्रोटीन ब्रांड्स मिसलेबल्ड है। एंड सेकंड इशू ये उठता है कि इस रिसर्च में कोई भी वेरिएबल्स नहीं कंसीडर करे गए। लेट्स से अगर 100 ग्राम में कोई कंपनी क्लेम करती है कि उनके प्रोडक्ट में 70 ग्राम प्रोटीन है और 5 लैब्स में उसको टेस्ट करने भेज दिया जाए जिसमें 72, 75, 68, 65, 70 ग्राम्स की मात्रा में प्रोटीन पाया जाए तो लैबोरेटरीज और FSSAI भी ये 10% का वेरिएबल कंसीडर करती हैं, उसको अप्रूव करती हैं। अब इस रिसर्च के आने के बाद और बहुत लोगों की तरह मैंने भी इनमें से एक प्रोटीन जो मैं यूज करता था उसको स्विच करके एक दूसरा ब्रांड ले लिया। लेकिन पूरा सच क्या है वो इस वीडियो की रिसर्च करते हुए मुझे पता चला कि इंडिया में ही ऐसे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो ज्यादा सच बता रहे हैं आपको एंड आर अप्रूव्ड विद फार मोर स्ट्रिंजेंट इंटरनेशनल टेस्टिंग। There was one Science, there was Muscle Blaze. They were actually pretty good protein. लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद पूरा नैरेटिव बदल गया। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस जो सोशल मीडिया पर फिटनेस का ज्ञान बताते हैं, झूठा ज्ञान उनके द्वारा ये फैलाया जाने लगा कि इंडिया में मिलने वाले प्रोटीन ब्रांड्स ही बकवास हैं। इंडियन ब्रांड जो मार्केट में है उनमें लगभग 70% सारे मिसलीडिंग कर रहे हैं। अपना प्रोटीन लेवल पे कुछ और देते हैं, अंदर कुछ और दे रहे हैं। इस एक स्टडी की वजह से मोस्टली प्रोटीन ब्रांड्स खतरे में है। ब्रिटिश बायोलॉजिकल्स, वन साइंस, डॉक्टर मॉपिन, फास्ट एंड अप, न्यूट्राबॉक्स, मसल ब्लेज जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। साला इस लिस्ट में मसल ब्लेज और माय प्रोटीन भी इंक्लूडेड है। इनको तो मैं अच्छा समझता था रे बाबा। यहाँ तक कि ये भी बोल दिया गया कि इन प्रोडक्ट से कैंसर हो सकता है। इस शोध से पता चलता है कि 36 के 36 प्रोटीन सप्लीमेंट ब्रांड्स में टॉक्सिक हेवी मेटल्स मौजूद हैं जो सेहत बनाने की बजाय कैंसर तक दे सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों में एक डर बैठ जाता है जिसके बाद वो इंडियन प्रोटीन ब्रांड्स पर भरोसा करना बंद कर देते हैं और बाहर के ऑल्टरनेटिव ढूंढने लग जाते हैं। तो आप समझदार बनिए, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, ट्रस्टेड ब्रांड यूज कीजिए। मेरा कोड यूज करेंगे तो एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब लाजमी है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स अच्छे होते हैं लेकिन क्योंकि वो महंगे होते हैं तो यही लोग उनके ऑल्टरनेटिव्स ऑफलाइन मार्केट में ढूंढते हैं एंड ऑफिशियल जेन्युइन ऑथराइज्ड सोर्सेस से लेने के बजाय अलग अलग ऑफलाइन शॉप से लेना शुरू कर देते हैं, मगर अक्सर वो प्रोडक्ट्स फेक निकलते हैं। जैसे मेरे ही शहर मेरठ में न जाने कितनी बार छापे पड़ चुके हैं जहां इंटरनेशनल ब्रांड्स के प्रोटीन और सप्लीमेंट्स को फेक बनाकर बड़े आराम से बेचा जा रहा था। ऐसी फियर मॉन्गरिंग के चक्कर में मैंने खुद मसल ब्लेज बायोजाइम से स्विच कर दूसरा ब्रांड ले लिया था बिकॉज इन लाइट ऑफ दीज रिपोर्ट्स मुझे उनका मार्केटिंग नैरेटिव बेटर लगा। लेकिन वो तो फिर इस वीडियो की रिसर्च करते हुए मुझे पता चला कि मसल ब्लेज बायोजाइम के पास ऐसे सर्टिफिकेशंस भी हैं जो एशिया में किसी और ब्रांड के पास है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मसल ब्लेज बायोजाइम अकेला ऐसा ब्रांड है एशिया में जिसके पास सर्टिफिकेशन है फ्रॉम इनफ्रॉम प्रोटीन यूएसए इन देयर ब्लाइंड कमर्शियल प्रोडक्ट टेस्टिंग, जो ये इंश्योर करती है कि प्रोडक्ट में प्रोटीन एक्चुअली लेबल क्लेम से 100% मैच होता है। साथ ही में मसल ब्लेज के प्रोडक्ट्स ट्रस्टिफाइड से भी सर्टिफाइड है जो दुनिया की फोरमोस्ट इंडिपेंडेंट टेस्टिंग अथॉरिटी है जो 100% ब्लाइंड टेस्टिंग से ये पता लगाती है कि प्रोडक्ट हैवी मेटल, केमिकल्स और अमीनो स्पाइकिंग से फ्री है और लैबडोर यूएसए से टेस्टेड और सर्टिफाइड है कि प्रोडक्ट की एक्यूरेसी जो वो लेवल पे क्लेम करते हैं इंक्लूडिंग प्रोटीन कंटेंट वो सही है। लेकिन फियर मॉन्गरिंग की वजह से लोग जो सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं बिना कंसीडर करे कि वो रिसर्च किस तरह से कंडक्ट करी गई है और उसी चक्कर में जेन्युइन इंडियन ब्रांड जो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है वो भी नेगेटिव लाइट में आ जाती है। और एक कंसिडरेबल नैरेटिव तो ये भी निकला कि ये स्टडी सिर्फ इंडियन वे प्रोटीन ब्रांड्स को नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे नहीं करती है बल्कि इंडिया से बाहर जाने वाले मेजर ग्लोबल एक्सपोर्ट्स के हर्ब्स जैसे अश्वगंधा, बिकॉज फैक्ट तो ये है कि इंडिया से ऐसी हर्ब्स के प्रोमिनेंस, एक्सपोर्ट्स एंड रेलेवेंस बहुत बढ़ गया है। तो प्रोबेबली बाहर के ब्रांड जो लेस इफेक्टिव हर्ब्स बेचते हैं इस टाइप के नैरेटिव्स को फंड कर इंडिया में ही अश्वगंधा जैसी हर्ब्स की एफिकेसी को क्वेश्चन करते हैं और लोगों के मन में डाउट्स क्रिएट करते हैं। मगर जहां 10 साल पहले तक लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता था प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में, इतना हुआ नहीं होता था, तो आज क्यों लोगों के बीच में इतनी होड़ बनी हुई है? एंड इसका कारण है इंडिया की प्रोटीन प्रॉब्लम।
देखो ये बात तो सच है कि इंडिया की डेली डाइट में प्रोटीन की बहुत कमी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR पर डे एटलीस्ट 48 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रेकमेंड करता है, लेकिन 2017 की स्टडी में पता चला कि 73% ऑफ इंडियंस अपनी ये डेली रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर पाते हैं। मतलब कि 10 में से 7 इंडियंस का प्रोटीन इंटेक इनसफिशिएंट है। यहां तक कि 90% से ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या है। वहीं अगर तुम दूसरे देशों से कंपेयर करते हुए इस चार्ट को देखो तो पता चलेगा कि ग्लोबली प्रोटीन इंटेक की मात्रा बढ़ती जा रही है एंड ऑन एवरेज एक इंसान 68 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करता है, और इसके भुगतान भी फिर इंडियंस के लिए देखने को मिलते हैं। स्टडी के मुताबिक 71% इंडियंस पुअर मसल हेल्थ से सफर करते हैं। पुअर मसल मास होने के कारण मसल फंक्शन इंपेयर, थकावट और इंसान की मेटाबॉलिक हेल्थ खराब होती है, और इसी कमी के कारण इंडिया प्रोटीन और एनर्जी मैलन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। WHO के मुताबिक इंडिया के 42.5% बच्चे इंडिया में अंडरवेट हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, और 5 साल तक के बच्चों में 48% एक स्टंटेड ग्रोथ से सफर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है क्यों? वेल अनफॉर्चुनेटली इसका जिम्मेदार इंडियन मदर्स को ठहराया जा सकता है। इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट के एक सर्वे के मुताबिक 98% ऑफ इंडियन हाउसहोल्ड्स में प्राइमरी कुक एक फीमेल होती है, लेकिन जब स्टडी करी गई तो पता चला कि 91% मदर्स को प्रोटीन के क्रूशियल फंक्शंस जैसे टिश्यू रिपेयरमेंट, मसल हेल्थ और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के बारे में पता ही नहीं है। 70% इंडियन मदर्स तो इस मिथ में बिलीव करती हैं कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, प्रोटीन से वेट गेन होता है और प्रोटीन की जरूरत तो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को होती है। वहीं 85% तो ये समझती हैं कि प्रोटीन से ज्यादा तवज्जो विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को दी जानी चाहिए। एंड डिस्टर्बिंगली 80% को ये भरोसा है कि प्रोटीन की कमी से तुम्हारी हेल्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका जिम्मेदार तुम इंडियन मदर्स को ठहरा सकते हो, पर इसके पीछे कारण कुछ और है, जिसको आसानी से समझने का तरीका यह है कि न्यूट्रिशन के बारे में एक असली नॉलेज अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इंडिया के एक एलीट तबके को दी जाती है। Also, I think most health practitioners in India are catering to an audience who is absolutely not aware about that. It is the only urban audience which is aware about what is health and what is nutrition, what is right, how much sugar you should consume, and they're more conscious about it. एंड अक्सर इस नॉलेज में एक लैंग्वेज बैरियर आता है, जिसकी वजह से मास पॉपुलेशन ये समझ ही नहीं पाती कि उनके न्यूट्रिशन, डाइट, शरीर और हेल्थ के लिए क्या सही है और क्या नहीं। It's a language barrier. You know, most people who give the right information give that information in English. The Hindi speaking audience gets their information from the not so right sources. Even my mom, if she's, watching a YouTube video online on heart health and I look at her and I'm like, what are you listening to? And she's like, nahi, ye proper advice deta. I'm like, nahi, ye rubbish advice de raha hai. So that language barrier, and people like you and me should actually make an effort to educate the masses in the language that they understand. लेकिन अगर इंडियंस को प्रोटीन सोर्सेज, रिक्वायरमेंट और उसकी इंपॉर्टेंस की नॉलेज होती भी, तब भी शायद कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और इसका बहुत बड़ा कारण है इंडिया की खराब डाइटरी हैबिट्स। अगर हम यंग इंडियंस की बात करें तो 94.4% से ज्यादा यंग इंडियन स्टूडेंट्स फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। 59.4% की हिस्ट्री है कि वो रोज फास्ट फूड खाते हैं। 76% की आदत है टीवी देखते हुए फास्ट फूड कंज्यूम करने की, और वहीं फिर 58% की आदत है ब्रेकफास्ट को स्किप करने की। तुम मुझे कमेंट से बता सकते हो कि तुम इनमें से कौन से वाले हो। एंड सलेहा ने बताया कि जब महाराष्ट्र में उन्होंने न्यूट्रिशन और डाइट की अवेयरनेस को फैलाने के लिए ड्राइव्स करी थी, तब भी एंड में जाकर लोगों ने वड़ा पाव ही खाया। We do these sessions for police officers, we do these sessions for bank staff and all of that, and they're like, we're constantly on the road, so what we end up eating is vada pav, because this is Mumbai. They say that हमको वो easily accessible मिलता है, हम वड़ा पाव खा लेते हैं। You don't need to go fancy restaurant and then order a salad. You can just carry the right thing in your डब्बा and it will meet your needs. But वो awareness नहीं है, वो स्कूल से होना चाहिए, to be very honest. एंड हैबिट्स भी सुधर सकती हैं, डाइट के बारे में नॉलेज भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इन सब के बाद भी एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक ये आता है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस एक हेल्दी डाइट अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। 2021 की FAO रिपोर्ट के मुताबिक 74.1 इंडियंस जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन से ऊपर आते हैं, वो तक अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते। 2020 की स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन हेल्दी डाइट की कॉस्ट लगभग $4.07 होती है, जो कि पॉवर्टी लाइन से 2 गुना ज्यादा है। मतलब जिनकी इनकम पॉवर्टी लाइन से ज्यादा है, उन्हें भी एक अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट खाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है।
एंड क्योंकि प्रोटीन पाउडर्स, इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स, एक हेल्दी डाइट बहुत महंगा पड़ता है, तो लोग ये करने लगते हैं। जिम, फिटनेस सेंटर्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स और हार्मोनल दवाएं बेचने का अब अड्डा बन गए हैं। रेड में टेस्टोस्टेरॉन और ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्शंस भी मिले हैं जो बगैर डॉक्टर की सलाह के नहीं लिए जा सकते। इस तरह अनाप शनाप स्टेरॉइड्स, एनाबॉलिक्स, ये जो धड़ल्ले से चल रहा है सारा कारोबार, इसके पीछे कौन है, कितना खतरनाक है। अभिषेक 17 साल का था जब वो बॉडी बिल्डिंग करा करता था। उसका वेट 80 किलो था जब वो एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में गया और वहां पे अपने कॉम्पिटिटर की बॉडी देखकर बहुत इंप्रेस हुआ। उस कॉम्पिटिटर ने बताया कि वो अपना खुद का जिम खोल रहा है और उसने इनवाइट किया कि अभिषेक उसके यहाँ आकर ट्रेनिंग करे। लेकिन ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग के चलते कुछ समय बाद अभिषेक की बॉडी में जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो गया। अचानक अभिषेक की तबीयत खराब होने लग गई, उसको हॉस्पिटल के चक्कर काटना शुरू करना पड़ा। इन चक्कर के बाद जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि अभिषेक को ब्लड कैंसर हो गया है। जैसे जैसे दिन बढ़े अभिषेक कमजोर होता चला गया, उसका वेट 80 किलो से 50 किलो तक आ गया। इस वीडियो में दिखाया भी गया है कि कैसे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो अपने जॉइंट्स तक एक्सटेंड नहीं कर पा रहा था। एंड इस सब की वजह क्या थी कि अभिषेक के ट्रेनर ने उसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स दिए थे। जो 4 शॉट उन्होंने दिए थे, वही 4 शॉट मैंने 2 शॉट लगाया अपने, उसके बाद मुझे पेन चालू होने लगा पैर में। एंड अभिषेक ने बिना ब्लड टेस्ट कराए, बिना बॉडी चेकअप कराए, अपनी ट्रेनर की बात मानकर उस पर भरोसा कर ये स्टेरॉइड्स ले लिए। ऐसा ही कुछ 11th स्टैंडर्ड के अक्षत के साथ भी हुआ था। वो 16 साल का था जब उसने ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी। नेचुरल ट्रेनिंग करके अपना वेट 40 किलो से 60 किलो तक लेके भी आया था। अच्छी प्रोग्रेस मिली, लेकिन उसके बाद वो प्रोग्रेस दिखनी बंद हो गई। एंड अच्छी बॉडी के लिए उसके ट्रेनर ने भी उसको स्टेरॉइड्स दे दिए, जिसके बाद अक्षत को इंप्रूवमेंट देखने को तो मिले, लेकिन साथ ही में उसे एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से होने लगी, यहाँ तक कि उसकी चेस्ट पर फैट एक्यूमुलेट होने लगा। फिर उसके बाद बैक पे सर इतना एक्ने हो गया कि बिल्कुल रेड और इतने, मतलब कि कोई अगर ऐसे मार भी दे तो सर बहुत तेज दर्द होता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता, वैसे बैठ नहीं पाता था मैं किसी टेबल पे। स्कूल में ऐसे बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। पेनफुल एक्ने, पेनफुल एंड और हाथों पे मेरे एक्ने हो गया। दिखाया डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स अपना, उन्हें पता नहीं था कि किस वजह से है। टेस्ट वेस्ट हुए तो मेरा LFT, उसमें भी काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे निकली। एंड इससे पहले कि तुम सोचो कि ऐसे तो कुछ ही एग्जांपल होते होंगे, हम तुम्हारे सामने असली शॉकिंग नंबर रख के ये पूछना जरूरी है कि ये जिम ट्रेनर्स अपने जिम में आने वाले लोगों को स्टेरॉइड्स देते ही क्यों हैं? देखो, इंडिया में लीगली स्टेरॉइड्स डायरेक्टली बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिया जा सकता, खासकर कि 16-17 साल के बच्चों को। लेकिन अक्सर केमिस्ट से ये जिम ट्रेनर स्टेरॉइड्स ले लेते हैं ताकि अपने जिम में आने वाले लोगों को ये स्टेरॉइड्स दे सके अच्छे रिजल्ट्स लाने के नाम पर। और मार्केट में यंग एडल्ट्स के बीच में इन ग्रोथ हार्मोन्स की बहुत डिमांड है। हैदराबाद में एक जगह 3 जनों को पुलिस ने पकड़ा, जिनमें से एक जिम ट्रेनर था, एक का सप्लीमेंट्री प्रोटीन पाउडर का बिजनेस था और एक फार्मा कंपनी में काम करता था। उनके पास 180 इंजेक्शन और 1100 टैबलेट्स पाई गई, क्विक मसल बिल्डिंग के काम आती थी और उनकी कीमत 1 लाख रुपए तक थी। ऐसे ही कोची के एक जिम में 10 लाख रुपए तक के स्टेरॉइड्स पाए गए। एंड फिजिकल साइड इफेक्ट्स के अलावा स्टेरॉइड यूज से साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। बहुत सारी रिसर्च में कंपेयर किया गया है इंडिविजुअल्स को जो ट्रेनिंग करते वक्त स्टेरॉइड्स लेते हैं और उनको जो ट्रेनिंग करते वक्त स्टेरॉइड्स नहीं लेते। और बार बार ये पाया गया है कि जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं उनमें इनफर्टिलिटी ज्यादा होती है और वो अनप्रोवोक्ड अग्रेशन भी ज्यादा दिखाते हैं। इसी तरह के अग्रेशन को रॉइड रेज भी कहते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली कभी कभार ये बात सिर्फ साइड इफेक्ट्स तक नहीं रुकती। सैयद अयान 23 साल का बॉडी बिल्डर था जिसकी स्टेरॉइड्स के कारण डेथ हो गई। एंड ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आने के बाद भी लोग क्यों स्टेरॉइड यूज करते हैं, उसको जानने के लिए ये समझना पड़ेगा कि फिटनेस के मायने देखते देखते हमारी नजरों के सामने कैसे बदल गए। आजकल जो नोशन है एक एस्थेटिक बॉडी को फिट मानने का, उसके बहुत बड़े जिम्मेदार सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं। जैसे 1970s और 80s के समय पर बॉलीवुड का एक्शन जॉनर बहुत पॉपुलर था। उस समय एंग्री यंग मैन टाइप की मूवीज बहुत चलती थी, जिसमें बहुत सारी मूवीज तो अकेला अमिताभ बच्चन ने करी हैं, लेकिन इतने एक्शन हैवी जॉनर के समय भी एक्ट्रेस की बॉडी नहीं दिखाई जाती थी। यहाँ तक कि तब की एक्ट्रेसेस जैसे जया बच्चन, हेमा मालिनी, रेखा, श्रीदेवी की बॉडी भी एक्सपोज नहीं करी जाती थी। लेकिन 1980s के बी ग्रेड मूवी एरा और 90s के आते आते ये मायने बदल गए और बड़ी स्क्रीन पर बॉडी दिखाने की शुरुआत करी हमारे भाईजान सलमान खान ने। तब था योर फिटनेस शुड बी ह्यूज बॉडी and huge bulky body. If you remember Salman Khan roles or Sanjay Dutt roles, they were
famously known for huge bodies. और जैसे ही 2000s आया और लोगों को ऋतिक रोशन के एब्स दिखे तो ये नोशन बिल्कुल बदल गया कि अगर तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तो तुम्हारा फिगर एक मॉडल के जैसा रिप्ड होना ही चाहिए. No one cares Hrithik Roshan if he is able to run 200 meter or not. No one knows कि टाइगर श्रॉफ कितने बर्पीज कर सकता है, उसका स्टैमिना कितना है. But they just care कि they should look good on screen. एक्ट्रेसेस को भी स्लिम एंड टोन्ड होना जरूरी हो गया था क्योंकि मूवीज की बहुत सारी जनता तो सिर्फ आइटम सॉन्ग देखने आती थी. करीना कपूर के जीरो फिगर की बहुत बड़ी न्यूज से लेकर दिशा पाटनी जैसी एक्ट्रेसेस की जिम वर्कआउट वीडियोस तक, हर बॉलीवुड सेलिब्रिटी के जिम के बाहर खड़ी हुई पैपराजी की भीड़ से लेकर इवेंचुअली मूवीज, एडवर्टाइजमेंट्स, म्यूजिक वीडियोस, मैगजीन कवर, सब जगह एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, मॉडल्स की फिटनेस को लेकर एक आइडियलिस्टिक तरह से दिखाया जाने लगा. लेकिन जहां दिखाया जाता था कि दंगल जैसी मूवीज के लिए आमिर खान ने बहुत मेहनत करी है, उनके फिटनेस ट्रेनर द्वारा ये बोला भी गया कि स्टेरॉइड्स का कोई यूज नहीं करा गया. आमिर खान हैज नॉट यूज्ड स्टेरॉइड्स in his transformation. तो वहीं बहुत सारे इंडस्ट्री के एक्टर्स जैसे अक्षय कुमार, इमरान खान, अनिल कपूर ने बताया कि ज्यादातर टॉप एक्टर्स की फिटनेस के पीछे स्टेरॉइड्स का बहुत बड़ा रोल होता है. एंड इस क्लिप के आने के बाद लोगों ने स्टेरॉइड्स यूज को लेकर बॉलीवुड पर सवाल खड़े करने शुरू करे. So it's a fun process. Body shots get you sick to the stomach. Trust me. Yeah. Yes. Yeah. Clean beautiful. You don't have to name You're that not thing. supposed to say that, but okay. Yeah. Something Young to kids, that's something you're not supposed to know. He's talking about you. Okay, Papa. Yeah. कि जब शाहिद कपूर ने बॉडी शॉट की बात करी तो रणबीर कपूर ने क्लेनब्यूटेरॉल के बारे में बोला, जो एक्चुअली मसल गेन करने के काम आता है, लेकिन एंटी डोपिंग एजेंसीज ने उसे बैन कर रखा है, जिसको शाहिद ने फिर मना करा उसके बारे में जिक्र करने से. लेकिन बात तब तक भी ठीक थी जब लोग इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बॉडी को आइडियलाइज करते थे, जब तक उन्हें ये नहीं पता था कि इस बॉडी को अचीव कैसे करना है. और ये सब बदल दिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने. 2016 में जियो आने के बाद मानो पूरा इंडिया यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर शिफ्ट हो गया था. बहुत सारे फिटनेस चैनल्स खुल गए जहां फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे लोगों को फ्री में अपनी डाइट, फिटनेस, प्रेजेंटेशन, स्टाइल के बारे में नॉलेज शेयर करने लगे. और जनता उनको फॉलो करने लगी क्योंकि वो उनको ऐसी वैल्यू दे रहे थे जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी. लेकिन जब कंपनीज इस मार्केट में आई तो पूरा गेम बदल गया. जहां पहले ऑडियंस के लिए कंटेंट बनता था, अब वो प्लेटफॉर्म के लिए बनाया जाने लगा, वो भी ऑडियंस के एक्सपेंस पर. और ऐसा ही फील गुड कंटेंट लोगों को देखने के लिए मिलने लगा, चाहे उसमें कोई वैल्यू हो या नहीं, क्योंकि लोगों को वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता था. एक पर्टिकुलर प्लान किसी के लिए, सबके लिए सेम चीज काम नहीं कर सकती है. दे डोंट केयर अबाउट इट. उनको नहीं पता आपका रूटीन क्या, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आपको दिन में कितनी देर मिलता है वर्कआउट करने के लिए. एंड एवरीवन वांट्स कि मैं एक महीने में पूरा मेहनत करके 8 से 10 किलो कम कर लेता हूँ. आई पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, आई गेट्स लाइक्स एंड ऑल कि मैंने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करा एंड पीपल विल अप्रिशिएट मी. बट उसके आगे क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, वो लोगों को पता नहीं. साथ ही में इंडियन डाइट को खराब बताया जाने लगा. और फिर जब डर बना दिया तो उसके बाद अपने सप्लीमेंट्स कमीशन वाले, अफिलिएट वाले बेचना शुरू कर दिया. Indian diet is not that bad, to be very honest. It is the lifestyle that is bad. A vegetarian diet can most certainly meet all your protein needs without the need of adding any supplements on top of that. पहले मैं बता देता हूँ क्रिएटर्स ऐसा कर क्यों रहे हैं. अगर आपकी 100K या 150K फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पे, आप ब्रांड विल अप्रोच यू, दे विल से कि हम आपको महीने का सप्लीमेंट का स्टैक देंगे जिसके अंदर होगा प्रोटीन, क्रिएटिन, BCAA होगा, एक प्री वर्कआउट होगा मे बी, और साथ में मल्टीविटामिन समथिंग होगा. इसके साथ तो वॉट एवर सप्लीमेंट यू सेल एंड आपका जो भी कूपन कोड यूज़ करेंगे उसका 10% कमीशन हम आपको देंगे. तो क्रिएटर्स इजीली इस अप्रोच से 40 से 50 हज़ार रुपए महीना कमा लेते हैं. जैसे बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो वे प्रोटीन बड़े धड़ल्ले से प्रमोट करते हैं, उसको कभी इंडिविजुअली जाकर टेस्ट भी नहीं करते. तो ऐसे ब्रांड्स जो क्लेम करते हैं कि उनके प्रोडक्ट में 80% प्रोटीन है, लेकिन असलियत में कई बार 50% भी नहीं निकलता. बट क्रिएटर्स यहाँ पे गलती क्या करते, दे नेवर टेस्ट देमसेल्फ. उसको वो जाके लैब में सबमिट नहीं करते ये चेक करके कि इसके अंदर हैवी मेटल्स कितने हैं, ये प्रोटीन जेन्युइन भी है या नहीं है. जो कंपनी ने क्लेम करा है कि अगर इसके अंदर 70% 80% प्रोटीन है, उतना है भी या नहीं है. लास्ट ईयर मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता, बट उस कंपनी में जब टेस्ट करा था इंडिपेंडेंट सम लैब रिपोर्ट्स जब सामने आई थी तो पता चला वो कंपनी क्लेम करती है 80% और उसके अंदर निकला 50%. वहीं फिर फैट बर्नर जैसे प्रोडक्ट प्रमोट करे जाते हैं जो लीगल तो हैं पर बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं. ऐसे प्रोडक्ट्स जो बिना कंसल्टेशन के किसी को कंज्यूम नहीं करने चाहिए. चलो आई टॉक अबाउट सप्लीमेंट्स विच आर लीगल बट स्टिल डेंजरस. ऐसा होता है कैफीन फैट बर्नर्स आते हैं.
फैट बर्नर्स के अंदर कैफीन की मात्रा होती है 1000 से 2000 mg। दैट्स अ लॉट ऑफ कैफीन। 1000 mg कैफीन हो गया लगभग 15 से 17 कप ऑफ कॉफी इन वन शॉट। लेकिन होश तो मेरे तब उड़े जब सामने सामने इंडिया के नए दौर के फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स लोगों को ये बता रहे हैं कि उन्हें स्टेरॉइड्स कैसे लेने हैं, कहां से खरीदने हैं, कैसे कंज्यूम करने हैं, साइकिल को कैसे चलाना है। चीज इमर्ज हो रहा है जिसमें बॉडी बिल्डर्स आर कमिंग ऑन सोशल मीडिया एंड मेकिंग रील्स ऑन हाउ टू यूज स्टेरॉइड्स। या एंड दे आर गेटिंग ह्यूजली फेमस। और उनके कमेंट सेक्शन में आप जाके देखोगे तो पीपल आर सपोर्टिंग देम कि ड्रग्स तो यूज करना ही पड़ेगा ना अच्छी बॉडी बनानी है तो, एंड इसमें गलत क्या है। सो दिस इज द मोस्ट स्केरी थिंग हैपनिंग राइट नाउ इन इंडिया कि पीपल आर गेटिंग कन्विंस्ड कि ड्रग्स आर नेसेसरी फॉर बॉडी बिल्डिंग एंड देयर आर क्रिएटर्स हु आर टीचिंग फॉर फ्री। They are selling some short courses and all कि परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स कैसे लेते हैं एंड साइकिल कैसे चलाते हैं, उसके बाद क्या होता है। इट्स अ वेरी स्केरी सिचुएशन राइट नाउ। कितनी डोजेज लेनी है ये सब 16-17 साल के उन लोगों को बताया जा रहा है जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर दिख रहे अनरियलिस्टिक बॉडी स्टैंडर्ड से मेस्मराइज्ड हैं और उनके दिमाग में बार बार उनकी हैबिट्स, डाइट और फिटनेस को लेकर डर बताया जा रहा है। इसका बेसिक्स एग्जांपल जानने के लिए और लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए तो कई बार फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स वो बिफोर आफ्टर वाली फोटोज बहुत खुशी खुशी शेयर करते हैं या फिर ट्रांजिशन रील्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आओ तुम्हें समझाते हैं, क्योंकि तुमने शायद कभी सोचा नहीं होगा कि ये बिफोर आफ्टर की फोटोज, फिटनेस ट्रांजिशन रील्स तुम्हारे दिमाग पर नेगेटिवली कैसे एग्जैक्टली नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। स्टडीज में पाया गया है कि वो लोग जो सोशल मीडिया पर मोटिवेट करने के लिए, लाइक्स के लिए अपनी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर शेयर करते हैं, वो एक्चुअल में काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक भी बन सकती है। और वो दोनों के लिए, पोस्ट करने वाले के लिए और जो सोशल मीडिया पर उसको देख रहा है उसके लिए भी। पहले देखने वाले की बात करें तो सोशल मीडिया पर दिख रहे अनरियलिस्टिक परफेक्ट बॉडीज जब लोग देखते हैं और इस चक्कर में वो लोग जो हेल्दी होते हैं लेकिन दिखने में एस्थेटिक नहीं होते, वो भी अपनी बॉडी को लेकर कंसर्न हो जाते हैं। 2016 की इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी की स्टडी में पता चला कि 50% लोग जिन्हें ओवरवेट करार दिया गया था वो एक्चुअल में मेटाबॉलिकली हेल्दी निकले और वहीं 30% लोग जिन्हें नॉर्मल क्लासिफाई करा गया था वो मेटाबॉलिकली अनहेल्दी निकले। सो मेंटल डिस्कनेक्ट से ज्यादा उनको सेल्फ इमेज इश्यूज हो जाते हैं। Even if someone is fit, like I know people who can climb 15 floors in a go, but उनके abs नहीं है, they don't look muscular, but they start feeling like कि मेरा fitness किस काम का अगर मैं लोगों को दिखा नहीं सकता। तो that is what fitness is becoming now. उनको self image issues होता जा रहा है। और जिनके पास abs है already, even those people start feeling कि मेरा एक abs नीचे से कम है, थोड़ा सा ऐसे skin loose है, and they get into depressive state and continuously low calories पे लेकर they try to achieve that thing which is non-achievable. तो ये साइकोलॉजी जो टैप कर रहे हैं ना, वही मार्केट का डिमांड है अभी। बट दे रन सच चैलेंजेस बिकॉज ये मार्केट में बिक रहा है। लोगों को चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट। 40 दिन में करूंगा, उसके बाद में आई विल कम बैक टू रूटीन। और जैसे आप रूटीन में आओगे यू विल बाउंस बैक। जितने बार ऐसा वेट बाउंस बैक होता जाता है ना, उतना ही डिफिकल्ट होता जाता है उसको वापस कम करना। यू गेट स्टक इन अ यो-यो साइकिल। इसको इंडस्ट्री में यो-यो डाइटिंग फॉर्मेट भी बोलते हैं। जर्नल ऑफ साइकोसोशल रिसर्च ऑन साइबर स्पेस की स्टडी में पाया गया था कि 18 से 35 साल के यंग अडल्ट्स जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को रिलीजियसली फॉलो करते हैं वो विगरस एक्सरसाइज और ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो कंज्यूम करते हैं, लेकिन साथ ही में फिर ये भी पाया गया जो उन लोगों को फॉलो करते हैं उन्हें ज्यादा मेंटल डिस्ट्रेस भी होता है। उनका माइंड बॉडी रिलेशनशिप बहुत खराब पाया गया एज कंपेयर टू नॉन फॉलोअर्स, जिसकी वजह से वो वल्नरेबल हो जाते हैं फिटनेस और फूड रिलेटेड कंपल्सिव बिहेवियर से, इंक्लूडिंग ईटिंग डिसऑर्डर्स। और अब अगर उन लोगों की बात करें जो अपने आप को फिट बनाने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज डालते हैं, तो यूके की एक स्टडी के मुताबिक जिम करते वक्त जिन लोगों की पर्सनैलिटी सिर्फ फिटनेस के अराउंड रिवॉल्व करती है और वो हद से ज्यादा फिटनेस रिलेटेड पिक्चर्स और ट्रांजिशंस डालते हैं, तो बताया गया कि मोस्ट लाइकली उन्हें साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। उनकी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज ऑल टाइम हाई पर होती हैं और वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वैलिडेशन सीख करते हैं। एंड काफी बार ये ऑब्सेशन बहुत अनहेल्दी हो सकता है, क्योंकि लोगों को जो वैलिडेशन और अटेंशन चाहिए होती है वो शायद उन्हें बॉडी बनाने के बाद भी ना मिले। हो सकता है उन्हें वो अपनी इंटरनल सेल्फ वर्थ से, सोशल स्किल्स पर काम करने से मिले, लेकिन ये ऑब्सेशन उन्हें सिर्फ एक अच्छी बॉडी पाने के लिए और उससे ही अपनी सेल्फ वर्थ को अटैच करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन फिर इतने सारे शोर शराबे के बीच कैसे कोई इंडिविजुअल अपने आप को फेक डाइट्स, फेक इन्फ्लुएंसर्स, फेक प्रोग्राम्स, फेक सप्लीमेंट, फेक प्रोटीन और ऐसी बहुत सारी मिसलीडिंग, फियर मॉन्गरिंग एंड गुमराह करने वाली चीजों से बचा सकता है।
जब न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस एक्सपर्ट से मैंने समझा तो उन्होंने बताई कुछ ऐसी चीजें जो हर किसी को अपनी फिटनेस और हेल्थ जर्नी से पहले समझनी चाहिए। सबसे पहले उन्होंने बायो इंडिविजुअलिटी की बात करी, क्योंकि फिटनेस और न्यूट्रिशन दोनों इंडिविजुअल चीजें हैं जिन्हें जनरलाइज नहीं करना चाहिए। There is something called as bio individuality. Your height might be the same, your body might be the same, your needs might be the same, you know, even your blood parameters might look the same, but symptomatically what do you need? For example, for someone जिसका मूंग दाल से blood sugar absolutely controlled होता है, for another person उसका मूंग दाल से blood sugar spike होएगा, but चना दाल से नहीं होगा, राजमा से नहीं होगा. So that's bio individuality. You know, खाना तो वही है. Your sugars were also at the same range when you started, but how your body processes it is absolutely different. इसीलिए Instagram और YouTube पर अगर किसी इंसान की तुम्हें एस्थेटिक बॉडी अच्छी लग रही है, एक मैजिक डाइट प्रोग्राम सप्लीमेंट तुम्हें रेकमेंड करा जा रहा है, तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए. इंस्टेड एक अच्छे डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके अपनी बॉडी को चेकअप करा के और अपनी रिक्वायरमेंट को कंसीडर करने के बाद अपने लिए एडवाइस लेनी चाहिए. सेकंड, एक अच्छे रिलायबल डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस गाइड को फॉलो करना, क्योंकि सोशल मीडिया पर मिलने वाली अलग अलग तरफ से आने वाली बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन तुम्हें कंफ्यूज कर सकती है. और इस कंफ्यूजन से बढ़ने के लिए ऐसे डॉक्टर्स न्यूट्रिशनिस्ट को फॉलो करो जो रेगुलरली अपने आप को अपडेटेड रखते हो. You might listen to 10 sources of information, but you see what applies to you. You cannot start implementing all 10 sources of information. As soon as you implement all those 10 sources of information, you know, you'll do good for 10 days. If you have great willpower, you'll do good for 20 days. After that, what happens? You're back to square one. In fact, you know, you're unable to do everything because you have that mental fatigue कि मैं कितना करूं, and then you end up doing nothing. So instead of going 2 steps forward, you end up going 4 steps back. उनको क्या फॉलो करना चाहिए? आई वुड से गाइडलाइंस पे फोकस करो, जो गाइडलाइंस आपकी गवर्नमेंट दे रही है. फॉलो व्हाट योर डॉक्टर, ऑलवेज आस्क योर डॉक्टर कि डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है, एंड ट्राई टू गेट अ डॉक्टर हु इज यंग एंड एडवांस्ड, who is reading the latest papers. थर्ड, उन लोगों से अवेयर रहना चाहिए जो अक्सर तुम्हें सिर्फ ये बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी के लिए क्या बुरा है या फिर तुम्हारी डाइट, बॉडी की हेल्थ, फिटनेस प्रोग्राम में क्या कमी है, क्योंकि अक्सर ऐसे लोगों के पास तुम्हें बेचने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता है. इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ऐसे गुड टू हेयर प्रोग्राम्स, डाइट्स को कंज्यूम मत करो अनलेस वो फिटनेस क्रिएटर्स तुम्हें उस एक्सरसाइज न्यूट्रिशन प्रोग्राम के पीछे का साइंस अच्छे से एक्सप्लेन कर सके. चौथा, ये ज्यादा मैटर नहीं करता कि तुम अपनी बॉडी को क्या दे रहे हो, लेकिन ये मैटर करता है कि तुम उस किसी भी चीज को किस क्वांटिटी तक अब्यूज कर रहे हो, चाहे वो शुगर हो, कार्ब्स हो, सप्लीमेंट्स हो या प्रोटीन हो. हर बॉडी और लाइफस्टाइल के लिए रेकमेंडेड लिमिट्स होती हैं जिनके बारे में तुम्हें अवेयर होना बहुत जरूरी है. Whether it is with steroids, whether it is with protein powders, whether it is with fat burners or supplements likewise, it is an industry which abuses it and does not use it the correct way. और पांचवी इंपॉर्टेंट चीज ये कि सबकी बॉडी अलग होती है एंड तुम्हारी फिटनेस जर्नी तब तक तुम्हें रिजल्ट नहीं लाके देगी जब तक तुम इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करोगे. इससे बचने का तो एक ही तरीका है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि सबकी बॉडीज अलग होती है, और दूसरा यू डोंट नो द अदर पर्सन इज ऑन ड्रग्स और नॉट. तो लोगों को मैं ये बोलता हूँ कि तुम्हें नहीं पता वो क्या ले रहा है, इसलिए दूसरे से तो कंपेयर कभी करो ही मत. एंड फाइनली, फिटनेस और हेल्थ का मतलब सिर्फ एस्थेटिक बॉडी बनाना नहीं होता है. हो सकता है तुम अच्छी बॉडी बनाने के बाद भी फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट ना हो सको, तो तुम्हें अल्टीमेटली अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी, अपनी फिटनेस की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी है. अच्छे लोगों को कंसल्ट करना है, अपनी इंडिविजुअलिटी को कंसिडर करना है एंड अपने लिए रियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट करते हैं. क्योंकि सच तो ये है कि फिटनेस को सोशल मीडिया पर जितनी नॉइज से कॉम्प्लिकेट करा जा रहा है, वो तुम्हारे से बस ये बात को छुपाने के लिए करा जा रहा है कि फिटनेस एक बहुत सिंपल चीज है जिसको तुम रिगार्डलेस ऑफ तुम्हारे पास जिम एक्सेस है या नहीं है, बस अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी बॉडी को, अपनी नीड्स को समझकर एक बहुत सिंपल एफिशिएंट तरीके से लेकर चल सकते हो. लेकिन वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब तुम उसकी जिम्मेदारी अपने खुद के हाथ में लो, अपने आप को एजुकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और सोशल मीडिया पर चल रही ऐसी बकवास इंटरनेट की फिटनेस एडवाइस नॉइज से अपने आप को दूर रखो. बाकी मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ तुमने सबसे बकवास फिटनेस एडवाइस इंटरनेट पर क्या सुनी है. अगर कोई अच्छा जेन्युइन फिटनेस क्रिएटर को तुम रेकमेंड करना चाहते हो तो कमेंट्स में उनको मेंशन करो. इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. तुम यहाँ तक आए हो तो यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो भी इतनी ही अच्छी लगेगी. इनफैक्ट यहाँ पर ऐसी और डीप टाइप्स की पूरी एक प्लेलिस्ट है. हमारी मेहनत तुम्हें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय.